वेलकम टू आवर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी के कंप्यूटर क्लासेस में। मेरा नाम रंजीत। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पर, जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार होता है और कैसे बनता है, जिसके उपयोग क्या है, और जानेंगे हम साधारण नमक से रसायन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, और पीएच सूचक जो होते हैं वो क्या होती है, पीएच सूचक का क्या महत्व है, पीएच सूचक का प्रयोग कहाँ पर होता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो आइए देखते हैं जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं हेमी हाइड्रेट CaSO4.1/2H2O बनाता है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहने को देखो, जैसे आप देख सकते हैं, फिर भी जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हाइड्रेट CaSO4.1/2H2O बनाता है या द्वारा बनता है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको हम जानते हैं अभिक्रिया के माध्यम से, रिएक्शन के माध्यम से इसको किस प्रकार बनाया जाता है। अब जैसे आप देख सकते हैं जिप्सम को 373 केल्विन पर, तो जिप्सम यहाँ पे हमारा हमने ले लिया जिप्सम CaSO4.2H2O, हमने यहाँ पर जिप्सम को लिया। अब जिप्सम को क्या किया है, 373 केल्विन पर गर्म करने पर, कितने पर गर्म किया रहा है, 373 केल्विन पर गर्म, 373 केल्विन पर गर्म कर किया जा रहा है। तो क्या होता है, गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर, जल के अणुओं को क्या करता है, त्याग देता है, और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का निर्माण करता है। यानी किसका निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है, हम लिख सकते हैं CaSO4.1/2H2O अर्ध हाइड्रेट का निर्माण किया है, यानी हेमी हाइड्रेट है या अर्ध हाइड्रेट, यानी ये पूरा नहीं है, अर्ध है यानी आधा है। कितना भाग है, आधा। कैल्शियम सल्फेट का कितना भाग है, आधा है। तो कैल्शियम सल्फेट का आधा भाग है, तो इसको हम बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, या ऐसे कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जैसे हम इसको आगे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे CaSO4 है जो यहाँ पे मिल रहा है, सेम यहाँ पर जल के अणु कितने हैं, जैसे हम देख सकते हैं 2H2O, यानी हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पूरे 4 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। हमने प्राप्त किया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने प्राप्त किया था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन अब इसमें जो बचा है वो क्या बचा है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है जल के और जो दिए हुए हैं उतने आधे हैं, तो बचा कितना हमारा भाग, जैसे आधा है हमारा जल के अणु का भाग कितना था, 2 था, तो यानी हमारा 1.5 भाग और बचा है जल के अणुओं का, तो 1.5 भाग और बचा है, तो हम 1.5 भाग को यहाँ पर ले लेंगे, यानी 1.5 भाग जल के अणुओं को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा प्राप्त होगा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम इसको कह सकते हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये क्या है हमारा जिप्सम है। ये क्या है, जिप्सम। जैसा कि आपने ऊपर जाना था, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जा रहा है, यह जल के अणुओं को त्याग कर, यानी जो हमारे जो जल के अणु हैं इसको क्या कर रहा है, त्याग रहा है, इसको त्याग रहा है, त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट जो हमारा प्राप्त हो रहा है अर्ध हाइड्रेट, यानी आधा भाग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्ध हाइड्रेट यानी आधा भाग है जो प्राप्त होता है, जिसे हम हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं।
अब हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका क्या यूज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने व स्थिर रखने में होता है। यानी टूटी हुई हड्डी जैसे किसी टांग जैसे एक्सीडेंट वगैरह होता है, दो एक्सीडेंट के पश्चात से हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो इसके कारण हड्डियों का जोड़ने में प्रयोग किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस की हड्डियों टूटे हुए भाग जोड़ने में और स्थिर उसको रखने में इसका प्रयोग करते हैं। और खिलौने बनाने में इसका प्रयोग होता है। खिलौने जो बनाते हैं खेलने वाले, इसका उसमें भी प्रयोग कर लेते हैं। सजावट का सामान व सतह को चिकना बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी सजावट जैसे सजावट घरों में वगैरह करते हैं उसको इसका प्रयोग कर लेते हैं, और सामान वगैरह बनाने में इसका प्रयोग कर लेते हैं, और सतह को चिकना करने में इसका प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं साधारण नमक से यानी साधारण नमक से रसायन किस प्रकार प्राप्त होता है। साधारण नमक से तो हम जानते हैं साधारण नमक से रसायन किस प्रकार प्राप्त होगा। तो हम जान सकते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है कास्टिक सोडा, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम नमक का अम्ल कहते हैं HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा सोडियम क्लोराइड या नमक हमें प्राप्त होता है। अभिक्रिया द्वारा हम इसको जान सकते हैं, जैसे अभिक्रिया द्वारा हम किस प्रकार इसको प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपने ऊपर जाना था व्याख्या में। अब हम जानते हैं इसको अभिक्रिया के द्वारा, जैसे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या प्राप्त हो रहा है, नमक यानी सोडियम क्लोराइड। तो हमारा यहाँ पर सोडियम धातु जो है किसी क्रिया कर जाएगी, यानी क्लोरीन से हमारा माइनस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा NaCl, यानी नमक बन गया। हमारा बचा क्या हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2 हैं, यानी इधर एक तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर हम H2 करेंगे और बचा हमारा O है जो ऑक्सीजन हम यहाँ पे ले लेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा जल। और ये क्या हो गया, नमक, ये क्या हो गया, नमक हो गया, और ये क्या हो गया, जल। ये हमें जल प्राप्त हुआ और नमक प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा नमक प्राप्त करते हैं। अब हम जान सकते हैं सेंधा एवं काला नमक। जैसा कि आप देखते हैं काला नमक जैसे शिकंजी बनाते हैं, जैसे गर्मियों के मौसम में तो उसमें यूज करते हैं काले नमक का, क्योंकि ये बहुत अधिक लाभदायक होता है। काला सेंधा नमक को जमीन से खोदकर खदानों से प्राप्त करते हैं। जो हमारा काला सेंधा नमक है उसको कहाँ से प्रयोग करते हैं, जमीन को खोदकर खदानों से प्राप्त करते हैं। इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल मिट्टी के जो कण होते हैं वो अशुद्धि के रूप में मिले होते हैं, जिससे नमक का रंग भूरा होता है। जिससे नमक का रंग कैसा होता है, भूरा। जिससे नमक का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। अब हम जानेंगे पीएच की परिभाषा, पीएच सूचक क्या होता है, पीएच का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो अब हम जानते हैं पीएच पैमाने का विस्तार, उसका रूप यानी अम्लीय और क्षारीय और उदासीन किस प्रकार होता है। तो देखते हैं, जैसे आप पीएच का विस्तार, पीएच का विस्तार किस प्रकार होता है, जैसा हम यहाँ पर यूज करते हैं पीएच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम 0 से स्टार्ट, यहाँ से पीएच मान को स्टार्ट करते हैं 0 से। अब ये किस प्रकार होते हैं जानते हैं, जैसे H+ होता है, H+ नाम में होता है 10 की यहाँ पर 0 हो जाएगी, यहाँ पर 10 की 1 होगा, और यहाँ पर 10 का 2, यहाँ पर 10 का 3, यहाँ पर 10 का 4, यहाँ पर 10 का हो जाएगी 5, यहाँ पर 10 का 6, यहाँ पर 10 का 7, और यहाँ पर 10 का 8, 10 का 9,
10 की घात 10, 10 की घात 11, 10 की घात 12, 10 की घात 13, 10 की घात 14। अब हम इसमें जानेंगे अम्लीय विलयन कब होता है और उदासीन कब होता है और क्षारीय कब होता है। तो हम जैसे जान सकते हैं इसमें उदासीन कब होता है, जैसे एक इसमें शर्त होती है, जैसे अगर पीएच यानी विलयन जो हमारा 7 में यानी 20 में होता है 7, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी से 7 अंक इधर और 7 ही इधर यूज हुए, यानी जो बीच में हुआ है हमारा अंक जो बचा है यानी 7। और यहाँ पर अगर हमारा पीएच मान होता है 7, जैसे किसी विलयन का पीएच मान होगा 7, तो क्या होगा, तो पीएच मान जब 7 होगा तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। जब पीएच विलयन 7 से अधिक हो, यानी 8 9 10 11 12 13 14, यानी इनके बीच अगर हमारा विलयन होता है, किसी हाइड्रोजन का हाइड्रोक्साइड का जो विलयन निकलता है वो हमारा होता है क्षारीय, यानी 7 से अधिक अगर होगा हमारा विलयन तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और अगर 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 1 या 0, तो हमारा विलयन होगा अम्लीय। विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब इसमें जैसे यूज होता है जैसे H प्लस और H प्लस बराबर OH माइनस जो हमारा विलयन है इस प्रकार दिया हो, जैसे हमारा जो उदासीन यहाँ पर क्या है, विलयन है, विलयन यानी जब पीएच मान 7 हो तो उदासीन विलयन होगा, पीएच मान अधिक होता है तो क्षारीय होता है, और पीएच मान कम होता है तो अम्लीय विलयन होता है। अब हम इसमें H प्लस और OH माइनस विलयन जो जानते हैं वो किस प्रकार होगी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे अगर हमारा जो H प्लस हमारा जो है अगर इधर की तरफ जाएगा, यानी जो हमारा विलयन यानी इधर होगा तो क्या होगा, और इधर हमारा जो विलयन होगा H प्लस तो क्या होगा, तो जैसे हमारा H प्लस जो हमारा विलयन है इधर जाएगा, H प्लस हमारा जो विलयन है वो क्या होगा, बढ़ेगा, H प्लस फिर बढ़ेगा, और OH हमारा जो मान होगा वो यानी हमारा घटेगा, OH जो विलयन इधर जाएगा तो घटेगा, और इधर इसका विपरीत होगा उल्टा, तो यानी H प्लस जो आयन हमारा जो होगा इस यहाँ पे H प्लस धनायन जो होता है वो क्या होगा, हमारा घटेगा, और OH हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। OH जो हमारा विलयन होगा वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम पीएच विलयन के मान इस प्रकार हम रख सकते हैं, जो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार यूज हुआ है। जैसे पीएच मान जो पीएच बराबर होते हैं हमारे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 तक होते हैं। अब 14 तक होने के बाद जैसे H प्लस धनायन में यूज होता है 10 की घात माइनस 0 से लेकर 10 की घात माइनस 14 तक। अब हम उसमें जो हमारा पीएच मान बीच में होता है संख्या में, यानी बराबर के बीच में होगा, वो हमारा विलयन होता है उदासीन। और अगर उदासीन विलयन से 10 की घात माइनस 7 से अगर आगे होता है तो हमारा विलयन क्षारीय होता है, और 7 से अगर कम होता है तो हमारा विलयन अम्लीय होता है। अब जैसे हम H प्लस और OH माइनस में ऐसे किस प्रकार यूज करते हैं विलयन को, तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे 10 की घात 7 से अगर घटता है हमारा विलयन तो H प्लस बढ़ेगा और OH जो लाइन है वो घटेगा, और 10 की घात 7 से अगर जो बढ़ता है हमारा विलयन तो H प्लस घटेगा और OH माइनस जो हमारा लाइन है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार हमारा हुआ पीएच मान। अब इसको हम जानते हैं जैसे इसकी क्षमता जो होती है वो किस में होती है, तो होती है आपकी मोल प्रति लीटर में। इसमें की क्षमता क्या होती है, मोल प्रति लीटर, यानी जो हमारा पीएच मान जो होता है वो मोल प्रति लीटर में लिया जाता है हाइड्रोजन के रूप में। और ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन सामने के रूप में ये मोल प्रति लीटर में होता है। तो अब हम जानेंगे पीएच सूचक क्या होता है, सूचक का प्रयोग क्या है, और पीएच मान किसमें कितना होता है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सूचक, यानी सूचक को जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर जो सूचक होते हैं वो क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है, जैसे आप जान सकते हैं सूचक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है, सूचक जो होता है वो ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो अपनी उपस्थिति से या अपनी उपस्थिति में
किसी अवक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है। सूचक कहते हैं और सूचक कहलाता है। यानी सूचक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो अपनी उपस्थिति में किसी अवक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, उसे हम कहते हैं सूचक। अब पीएच मान जो होते हैं वो पीएच मान किस प्रकार किसमें होता है तो उसमें हम जानते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जल का पीएच मान है। जैसे जल जो वाटर पानी होता है पीने वाला, उसका मान कितना होता है तो उसका पीएच मान होता है 7 यानी 7। हम जैसे जानते हैं अंगूर का पीएच मान, अंगूर जो होता है हमारा फ्रूट्स जो फल होता है खाने का यानी खाने में प्रयोग लेते हैं उसको, तो उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में इसका पीएच मान होता है। सरसों का पीएच मान 3.5 से 6.0 के बीच में यानी 3.5 से लेकर 6.0 इसका पीएच मान होता है। अब जैसे नारियल का पीएच मान, नारियल जिसका पीएच मान क्या होता है नारियल का, इसका हम बोलते हैं 5.5 से लेकर 7.8 के बीच इसका पीएच मान होता है। 5.5 से 7.8 इसका मान होता है। अब समुद्र के पानी का पीएच मान, समुद्र का पानी कैसा होता है खारा, आप जानते हो जो इसमें नमक प्राप्त होता है, हमें नमक प्राप्त होता है, उसका पीएच मान कितना होता है तो उसका पीएच मान होता है 8। सबसे अधिक पीएच मान समुद्र के पानी का है यानी 8। अब मानव के शरीर का पीएच मान, मानव के शरीर जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है उसका पीएच मान कितना होता है तो उसका पीएच मान होता है 7.4। मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है 7.4। अब जो नमक होता है, नमक का पीएच मान, अब जो समुद्र में पाया जाता है तो समुद्र में समुद्र का जो होता है समुद्र के पानी का पीएच मान वो कितना होता है 8 होता है। अब समुद्र में जो नमक पाया जाता है यानी समुद्र से पानी निकालकर बाष्पीकृत करके और मशीनों के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है, तब यानी में जो नमक प्राप्त होता है तो उसका पीएच मान कितना रह जाता है यानी 8 से, यानी घटेगा ही। उससे नमक प्राप्त हो रहा है पानी से तो उसका पीएच मान जो हमारा होता है वो रह जाता है 7। कितने से 8 से 7 यानी एक घट जाता है। अब रक्त होता है ब्लड जो खून होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। हम जानते हैं दूध का पीएच मान कितना होता है तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। और टमाटर का पीएच मान कितना होता है टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय वर्षा जो होती है जो फसलों को नष्ट कर देती है तो उसका पीएच मान होता है 5 यानी 5। पीएच मान अम्लीय वर्षा का कितना होता है 5 होता है अम्लीय वर्षा का। और हमारा जो मूत्र लार का पीएच मान होगा वो क्या होगा 6.3 से लेकर 6.6 के बीच, 6.3 से 6.6 लार का या मूत्र का पीएच मान होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट जैसे ले लिया होगा तो आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी दोस्त नए भाई बहन जुड़ते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी वीडियो नई डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स भाई बहन दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपने घर बैठे इस परिस्थिति में कोरोना के चलते पढ़ सकें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।